हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपनी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक है उसके चैप्टर सेकंड यानी रिलेशन एंड फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं और अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इंपॉर्टेंट कैसे है कि हम 11th और 12th में रिलेशन एंड फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो डेफिनेशंस होंगी, जो फॉर्मूलेज होंगे, उनका काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज़ करेंगे। जैसे अपन इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। 12th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। 12th क्लास में ही हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं, तो फंक्शंस वर्ड आ रहा है। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि बहुत डिटेल से इसको हमें पढ़ना है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है ना। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते हैं। तो वो डेफिनेशन कौन सी है? शुरुआत करते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर से। और देखिए, ध्यान रखिए, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। इसीलिए आपको भी बहुत मेहनत करनी होगी, आपको भी हर चीज को समझना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट को आपको समझना है क्योंकि आगे भी इसका बहुत यूज है। तो शुरुआत करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से। ऑर्डर्ड पेयर, देखिए, अभी इससे पहले आपने जो चैप्टर फर्स्ट यानी एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें सेट को बहुत डिटेल से पढ़ा था। अब सेट क्या था कि जैसे ये कोई सेट है ए 1 2 3, है ना। ये दूसरा सेट है बी 3 2 1। तो आपको पता है कि सेट के जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो उसमें उसका जो ऑर्डर होता है, यानी हम 1 2 3 लिखें या 3 2 1 लिखें या 2 3 1 लिखें, दूसरा अगर हम लिखते हैं 2 3 1, तो इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेट के एलिमेंट्स का कोई ऑर्डर होता ही नहीं है। तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। यानी जनरली ऑर्डर हैज नो सिग्निफिकेंस, है ना। ऑर्डर हैज नो सिग्निफिकेंस has no significance for the element of set। तो चूंकि कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसलिए ये जो तीनों सेट हैं वो इक्वल हैं। ए बी एंड सी, ये तीनों कैसे हैं? इक्वल हैं। चाहे आप 1 2 3 लिखें, 3 2 1 लिखें, 2 3 1 लिखें, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। लेकिन अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को लिखने का एक डेफिनेट ऑर्डर हो, एक फिक्स ऑर्डर हो, फिक्स ऑर्डर से मतलब क्या है? जैसे ये हो A1, चलिए ए बी सी लेते हैं, ए बी सी, इस तरीके से, है ना। एक फिक्स ऑर्डर हो तो हम इसे कहते हैं ऑर्डर्ड सेट। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। अब देखिए, धीरे धीरे करके हम उधर ही जा रहे हैं जो अपना टॉपिक है। ऑर्डर सेट का मतलब यह है कि इस सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनका एक फिक्स क्रम हो। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये क्या है? 1 2 3 4 5, इस तरीके से लिखते हैं हम, ऑर्डर फिक्स है ना। कभी ऐसे नहीं लिखते कि 2 5 3 6 9 8 100 जीरो, वो जीरो तो होता ही नहीं है, खैर, है ना। तो इस तरीके से नहीं लिखते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन अगर किसी सेट में केवल 2 एलिमेंट्स हो, कितने हो? 2 एलिमेंट्स हो, है ना। अगर उस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, यानी एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स।
अगर किसी सेट में टू एलिमेंट्स हों, है ना, ऑर्डर सेट में, तो ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। अब वैसे भी देखिए, ऑर्डर्ड यानी कोई सीक्वेंस हो, है ना, पेयर, पेयर में कितने होते हैं, टू होते हैं। तो टू एलिमेंट्स का लिखने का कोई ऑर्डर हो तो हम उसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ए कॉमा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो एलिमेंट्स हमारे पास ए और बी हैं तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉमा बी लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ए को हम क्या कहते हैं, ये जो है इसे हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट। और क्या कह सकते हैं, फर्स्ट मेंबर कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं हम, फर्स्ट कंपोनेंट भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, बी को हम सेकंड एलिमेंट कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, सेकंड मेंबर कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, सेकंड कंपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कॉमा बी, यानी स्मॉल ब्रैकेट में दोनों एलिमेंट्स को लिखेंगे, ए और बीच में फिर एक कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, बी लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ए कॉमा बी ये एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखिए, ऑर्डर्ड पेयर हम जनरली घरों में क्या करते हैं, जैसे घरों में क्या रिकॉर्ड में भी होता है कि हम बच्चे का नाम पहले लिखते हैं और बच्चे के पिता का नाम उसके बाद में लिखते हैं। देखा है ना आपने, बच्चे का नाम हम पहले लिखते हैं। जैसे कोई बच्चा है, सपोज कीजिए ए, तो उसके फादर का नाम, है ना, फिर बी है, इसके फादर का नाम। बात समझ आ रही है ना। तो पहले बच्चे का नाम, उसके बाद उसके फादर का नेम, ए F1, बी F2, सी F3। ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। दूसरी बात क्या है कि आप लोग किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करने, जैसे पी पॉइंट है, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। ये ओ मतलब ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब पी एक्स वाई, जब आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, वाई वाले कोऑर्डिनेट को उसके बाद में लिखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर हो, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज की, मैथमेटिक्स की बुक हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं, एक्स कॉमा वाई से। तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर का एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है ना। तो अब इससे, जैसे ऑर्डर पेयर ये लिख दिया हमने, ए कॉमा बी, ए हो गया फर्स्ट एलिमेंट, बी हो गया सेकंड एलिमेंट। अब आप एलिमेंट कहें, कंपोनेंट कहें, मेंबर्स कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मतलब एक ही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है आपको, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर कहीं ए बी लिखा हुआ है और बी ए लिखा है तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट हैं। दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो फिर इक्वल कब होते हैं, उसे पढ़ने से पहले आप इसको नोट कीजिए। तो ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, देखिए हमने अभी पढ़ा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यही तो पढ़ा कि भाई ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल नहीं है। तो फिर इक्वल कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं, तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल कहलाते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हों, इक्वल हों, है ना। यानी टू ऑर्डर्ड पेयर्स are said to be equal if their corresponding
एलिमेंट्स आर इक्वल मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल मीन्स क्या हो गया कि अगर दो ऑर्डर पेयर ए बी और सी डी हैं, ए बी और सी डी हैं, तो ये इक्वल कब कहलाएंगे, ये कब होंगे इक्वल, ये इक्वल तब होते हैं जब ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू टी हो। मतलब ये है सीधा सा कि इनके फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ये अगर कंडीशन होगी तभी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे कहलाएंगे, इक्वल कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कहलाएंगे, ठीक है ना। यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तभी क्या कहलाएंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहलाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स? वैसे तो कार्टेशियन का यहां सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक मैथमेटिशियन थे रेने डिकार्टे, आपने कोऑर्डिनेट में भी पढ़ा होगा, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री जो पढ़ी है लास्ट ईयर, कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा 10th क्लास में, उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आता था, है ना। तो कार्टेशियन क्या थे, कार्टेशियन यानी एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डिकार्टे। सबसे पहले इन्होंने बताया था इस तरीके हम दो सेट्स के प्रोडक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनके ही सम्मान में, उनके ही रिस्पेक्ट करने के लिए हमने इसको कार्टेशियन कहना शुरू कर दिया। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो खैर ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए ये सेट है ए बी सी, और ये दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब देखिए, अब इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट, चलिए ये है सेट ए और ये है सेट बी, तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी मींस ए क्रॉस बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है ए क्रॉस बी, देखिए सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो ए क्रॉस बी उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, जिनके पहले एलिमेंट्स ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं कि सेट ए और सेट बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसे हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ए क्रॉस बी से। और ए क्रॉस बी क्या है? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लिया जाता है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से लिया जाता है। तो कैसे, देखिए पहले A1 A2 एंड A3, ए के साथ इसके ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए स्मॉल ए के साथ, सेट बी के सभी एलिमेंट्स के साथ। तो देखिए A1, ध्यान रखिए ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो पहला एलिमेंट ए से आएगा, A2 A3। अब ठीक इसी तरीके से बी के साथ ऑर्डर पेयर बना दीजिए B1 B2 एंड B3। तो क्या बन जाएगा? B1 B2 एंड B3। बिल्कुल इसी तरीके से C के साथ ऑर्डर पेयर बना दीजिए C1 C2 एंड C3। क्या बन गए? C1 C2 एंड C3। इसे कहते हैं ए क्रॉस बी।
अब आप ये देखिए कि ए क्रॉस बी में सभी फर्स्ट एलिमेंट्स ए, बी और सी किसके हैं? सेट ए के हैं, है ना? सेट ए के एलिमेंट्स हैं। सेकंड एलिमेंट्स 1, 2, 3 किसके हैं? सेट बी से लिए गए हैं। यानी ये तीनों एलिमेंट्स किससे लिए गए हैं? सेट बी से लिए गए हैं। बात समझ आ रही है? ये सभी ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट ए से लिया गया है और सेकंड कंपोनेंट हमने बी से लिया है, जबकि हमें ए क्रॉस बी निकालना है। अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना हो तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले बी के एलिमेंट्स, फिर ए के एलिमेंट्स। तो बी के एलिमेंट्स का इनके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। तो पहले वन के साथ बनाते हैं, 1a, है ना? फिर 1b, 1c। बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो बी से आएगा और सेकंड जो एलिमेंट आएगा वो कहां से आएगा? ए से आएगा। इसीलिए फर्स्ट एलिमेंट बी का, सेकंड एलिमेंट ए का। फर्स्ट एलिमेंट ये बी, ये ए, ये बी, ये ए। बात समझ आ रही है? अच्छा, ऐसे 1 के बना दिए हमने। अब 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए। तो 2, a, 2b, 2c। 3 के साथ बनाइए, 3a, 3b एंड 3c। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ all ordered pairs, all ordered pairs AB, AB लिख दीजिए या PQ लिख देते हैं, PQ, such that P belongs to A and Q belongs to B। यानी P कहां से लिया गया है? हमने A से लिया गया है ये वाला P, और Q कहां से लिया गया है? B से लिया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमने ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा है, PQ के रूप में लिखा है, तो P यानी ये P और ये Q, ये A का और ये B का एलिमेंट हो गया, ठीक है ना? तो such that P belongs to A is called the Cartesian product of the set A and B and is denoted by A क्रॉस B। तो A क्रॉस B की डेफिनेशन क्या हो गई? A क्रॉस B इज इक्वल टू PQ सच दैट P आपने कहां से लिया है? A से लिया है, P बिलोंग्स टू A। Q कहां से लिया है आपने? Q बताइए कहां से लिया है? Q आपने B से लिया है, तो Q बिलोंग्स टू B। ये इसकी डेफिनेशन बनती है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिए कि A क्रॉस B जो है ना वो A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 है। B क्रॉस A 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B इस तरीके से है। तो क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल है? बताइए बताइए, फटाफट बताइए, इक्वल है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे इस ऑर्डर पेयर की बात करें A1 की और इसकी बात करें 1A की, दो ऑर्डर्ड पेयर, अभी अपन ने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? जब उनके देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो A और 1 इक्वल है? नहीं। 1 और A इक्वल है? नहीं। इट मींस A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन ने निकाला है, अगर हम इसमें देखें ध्यान से, है ना, तो सेट ए में हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए, है ना? तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3।
1 2 3 1 2 3, है ना। तो ए क्रॉस बी में कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। कितने आए हैं? 9 आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हों, है ना, और सेट बी में m और n की बजाय आप क्या ले लें, ये पी क्यू, तो चलिए p और q ले लेते हैं। तो a क्रॉस b में पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होते हैं? ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हो गया, नोट कर लीजिए। अच्छा चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अपनी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो सपोज कीजिए जैसे ये ए बी सी है ना, और बी सेट है, मान लीजिए पी क्यू 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3। अब देखिए, अब हम जैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है ना। तो ये और ये इधर ले लेते हैं ए और इधर ले लेते हैं बी। तो ए बी सी, ये जैसे ए, ये बी एंड दिस वन सी। और सेट बी को हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया है, तो इसे हम 1, इसे 2 और इसे 3, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस प्लेन में या इस ग्राफ में इन पॉइंट्स को प्लॉट करें, पॉइंट्स कौन कौन से बन सकते हैं? पहले तो पॉइंट्स कौन कौन से आ सकते हैं अपने पास? तो देखिए, अगर हम इसके पैरेलल लाइन खींच दी मैंने, है ना, इसके पैरेलल ये लाइन खींच दी 1 से और 2 से और ये 3 से। इसी तरीके से ए बी, चलिए बी यहां हो गया, है ना, और ये सी हो गया। अब पॉइंट्स कौन कौन से आ गए अपने पास? देखिए A1, है ना, A1, ये कौन सा हो जाएगा? A2, ये कौन सा हो गया? A3। क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? B1। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? B2। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? B3। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? C1। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? C2। और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? C3। तो अब ये जो है ना, इससे ए क्रॉस बी क्यों? क्योंकि हमने ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम ए के एलिमेंट्स पहले लिखते हैं, बी के उसके बाद लिखते हैं, है ना। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको लिख दीजिए। ये पॉइंट्स ही क्या हैं? ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आए हैं उन सभी को लिख दीजिए। B3, है ना, C1, C2, C3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इससे पहले जब हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था और यही एलिमेंट्स लिए थे, ए बी सी 1 2 3, यही एलिमेंट्स लिए थे, है ना। तब आपकी कॉपी में नोट होगा, आपकी कॉपी में नोट है। देखिए, ए क्रॉस बी कितना आया था? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ही आया था। अगर आपको ध्यान नहीं है तो फिर देखिए, जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, कोई बात नहीं है, आप इधर ध्यान दीजिए, ये ए क्रॉस बी। अच्छा, ये जो एरो का साइन लगाते हैं ना ए से बी की ओर, इसका मतलब ये है ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, है ना। ए के एलिमेंट्स ए बी सी और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो अब ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। देखिए, ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ एंड ए का 3 के साथ। तो कितना बना? A1,
A2 A3 अभी बनाया आपको, उसको उसी को मैं वापस लिख रहा हूं। इसी तरीके से B1 B2 B3, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3। फिर ठीक इसी तरीके से C के साथ लिखिए C1 C2 C3, C1 C2 एंड C3। तो ये तो डायग्राम फिगर है ना, फिगर से रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ की सहायता से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से हमने इसको दोनों तरीके से पढ़ लिया, डायग्राम फॉर्म में भी पढ़ लिया हमने, ग्राफिकल फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसको कर लिया, देख लिया मतलब, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अच्छा चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। एक तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने इससे पहले देखा था अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर दो सेट हमारे पास हैं ए बी सी, ए और बी, ए के जैसे एलिमेंट्स ए बी सी, बी के एलिमेंट्स 1 2 3, तो हमने ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों ही निकाले थे, है ना। तो हम ये देख सकते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या था कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब इसको अगर हम देखते हैं तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या निकल करके आती है कि ए क्रॉस बी, इसका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर A1, इसी से देखते हैं, और इसका ऑर्डर्ड पेयर है 1A। A1 और 1A इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट A है और इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 है। इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 है और सेकंड कंपोनेंट 1 है और इसका सेकंड कंपोनेंट A है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए पहली चीज तो ये आ गई कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। पहली कंडीशन तो ये निकल करके आ गई अपने पास। बात समझ में आ रही है? अच्छा दूसरा क्या है कि हमें पता है कि इसमें अभी जैसे डिस्कस किया था, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 3। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो क्या आ गया कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज Q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वी कैन से ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, वैसे तो एलिमेंट्स ही है A क्रॉस B के, तो ये एलिमेंट्स ही हैं, कितना हो जाएगा? PQ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए सेट A एम्प्टी सेट हो या B एम्प्टी सेट हो, A एम्प्टी सेट हो या B एम्प्टी सेट हो, देन A क्रॉस B ये भी कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा। अगर दोनों सेट में से कोई भी एक सेट या दोनों सेट एम्प्टी सेट हैं, है ना, तो A क्रॉस B ये भी कैसा होगा? एम्प्टी सेट ही होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा फोर्थ देखिए, अगर A इज फाइनाइट एंड B इज इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट आप समझ गए होंगे। फाइनाइट सेट का मतलब है कि उस सेट के एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, यानी सॉरी एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज काउंटेबल, आर काउंटेबल, एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी आर अनकाउंटेबल, है ना। तो इसके अनकाउंटेबल हैं। तो अगर ए फाइनाइट सेट है और बी इनफाइनाइट सेट है, वैसे तो देखो दोनों में से कोई सा भी एक इनफाइनाइट सेट हो, मैं आपको बता दूं, आइदर ए और बी इनफाइनाइट सेट हो, तो ए क्रॉस बी ये भी क्या आता है? इनफाइनाइट आता है।
क्लियर? ठीक है ना? तो इनफाइनाइट सेट आता है। अच्छा, ये तो 3-4 प्रॉपर्टीज हो गई, लेकिन बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है इक्वलिटी सेट पर, सेट वो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पर, कि क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो सकते हैं क्या? जी हां, बिल्कुल, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो सकते हैं। कब? इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ए इज इक्वल टू बी है, दोनों सेट एक ही हैं, तो फिर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। नोट कीजिए।